सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और ये जो आपका पेपर होता है, 8वां पेपर होता है, 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजन सीरीज से क्लास 1 है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो आपको बस ये काम करना है कि आपको ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु को इससे रिलेटेड जानकारी मिल सके। ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि एनिमेशन से आप क्या समझते हैं, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप फ़ोन चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो आपने ये एनिमेशन नाम जरूर पढ़ा होगा। और एनिमेशन यानी कोई भी चित्र, डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कई स्थिर चित्र यानी कई ऐसे पिक्चर होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके जो पेज होते हैं, एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजरना, जिससे गतिशीलता का आभास हो, उसे ही हम एनिमेशन कहते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल अगर हम उदाहरण दें, तो जैसे कि आपने बहुत सारे कंपनियों में देखा होगा कि जब वो कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका एनिमेशन बनाकर और जितने भी वहाँ कंपनीज के लोग होते हैं उनको दिखाते हैं। ठीक है। तो वो क्या किया है कि जो भी उनके फोटो डॉक्यूमेंट होता है, वो एक तरीके से उनको एडिट करके जो कुछ भी है उनको एक सही ढंग से दिखाते हैं। ठीक है। तो वो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कि कई स्थिर चित्रों या फिर डॉक्यूमेंट पेजों को एक एक करके बहुत ही उसमें स्पीड होती है। ठीक है, स्क्रीन पर गुजरना, जिसमें अगर हम सही में कहें तो गतिशीलता का आभास हो। जैसे आप अगर सिंपल कहें तो फ़ोन में जब आप फोटोज़ देखते हो, तो आप फोटोज़ देखते हो तो उसमें स्लाइड शो का ऑप्शन आता है, तो क्या होता है, अपने आप हटने लगता है, तो वो एक प्रकार का एनिमेशन ही हुआ। ठीक है, यानी उसमें स्पीड आ जाती है, गति आ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ प्रिपेयर हो गया होगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, एनिमेशन से आप क्या समझते हो? तो जब कोई फोटोज होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट होता है, जब एक एक करके उसमें थोड़ी तीव्रता आती है, स्क्रीन पर गुजरना, ठीक है, गतिशीलता का आभास हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दूसरा देखिए प्रश्न है कि सीडी रोम से आप क्या समझते हो? सीडी रोम, जैसे ये आपका सीडी और रोम होता है, जिसे हम, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, सीडी रोम यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी एक ऐसा ये स्टोरेज, यानी जो भी ये कैसेट होता है, ये एक ऐसे प्रकार का स्टोरेज होता है जिसमें आप केवल और केवल एक बार ही लिख सकते हो, वन टाइम इसको लिख सकते हो, लेकिन आप इसको कई बार रीड पढ़ सकते हो। तो ये क्या हुआ, सीडी रोम हुआ। तो यहाँ पे पूछा है सीडी रोम से आप क्या समझते हो? तो सिंपल आप सभी को लिख देना है कि यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है, ठीक है, जिस पर सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, परंतु बार बार उसको हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे ही हम सीडी रोम कहते हैं या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्लियर? चलिए, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही जो कि अभी मैंने बताया, सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो सीडी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? 4th आपका प्रश्न है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या डिजिटल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो डिस्क। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क वीडियो डिस्क, या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि डिजिटल वर्सेटाइल
डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो आप डिस्क भी कह सकते हो, डिजिटल वीडियो भी कह सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब हो सकता है कि ऑप्शन में कभी कभी डिस्क दे दे या डिजिटल वीडियो दे दे, तो इसमें आप सभी को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ आपका प्रश्न है, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा है, डेस्कटॉप क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डेस्कटॉप क्या होता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के चालू करने के बाद हमें दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप जैसे कि अपना कोई भी क्रोम, देखिए क्रोम और गूगल, ये आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्रोम और गूगल दोनों एक ही हैं, ये क्या दोनों ब्राउज़र हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है। मेरा प्रश्न ये है, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, प्रश्न ये है सत्य यानी ट्रू और फॉल्स में आप सभी को आंसर करना है। प्रश्न ये है मेरा कि गूगल और क्रोम यह एक प्रकार का ब्राउज़र है, गलत है या फिर सही, यानी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि क्या गूगल भी ब्राउज़र है और क्रोम भी ब्राउज़र है, क्या ये दोनों सही है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज है इसके बारे में तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगी। यहाँ पर फाइनली पूछा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो जैसे कि आप अपना क्रोम ओपन करते हो तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, जैसे आपने फ़ोन में ओपन किया तो क्या होता है ना, जब किसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है तो वो कंप्यूटर जैसे शो नहीं होता है। तो कंप्यूटर जैसे शो करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने 3 डॉट होता है उस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है डेस्कटॉप मोड, तो आप डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक करते हो तो क्या होता है, कंप्यूटर जैसे शो होने लगता है। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो जो आपके सामने स्क्रीन आती है वही डेस्कटॉप होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को याद हो गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि DTP का पूरा नाम क्या है। तो DTP का पूरा नाम होता है, यहाँ पे DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, या पब्लिशिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्लियर? उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि DTP है क्या। अभी तो आपने जाना कि DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बट अब ये जानना है कि जो आपका DTP है ये है क्या। तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। DTP फुल नेम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एंड इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो जब कोई हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जब हम इसको कहीं पे पब्लिश करते हैं तो हम DTP का यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि हाइपर लिंक से आप क्या समझते हो। बेहद ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाइपर लिंक यानी जब किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है, हाइपर लिंक। ठीक है, तो जब कोई भी पेज हो, दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ते हो तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। क्लियर? फिर आपने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा था इसको। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं, तो फ्लेम कहते हैं। MTML का पूरा नाम क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर MTL नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा HTML। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है HTML का पूरा नाम क्या है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, और यहीं पे हम बता दें HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसा भी होता है ना कि यहाँ पे HTTP का पूरा ना पूछकर लास्ट पूछेगा TP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो पूरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर पूछे कि यहाँ पे TP का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पे आप कह दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो 2 लास्ट का कह दीजिएगा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
ODP का फुल फॉर्म क्या होता है? ODP, तो ODP का होता है ओपन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए ISP का पूरा नाम क्या है? तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका हो जाएगा ISP का पूरा नाम। अब यहाँ पे ये है ISP, तो आप जान गए क्या इसे ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब नाम से ही पता चलता है कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ISP इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा यह अन्य कंप्यूटर को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। सिंपल हम कहें तो ये ISP क्या करती है कि इंटरनेट की जो भी सेवा होती है वो प्रदान करने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से एक और प्रश्न है कि जो ब्लूटूथ है, ठीक है, वो किस प्रकार के नेटवर्क में आता है? जैसे लैन होता है, पैन होता है, वैन होता है। तो जो आपका ब्लूटूथ होता है वो किस नेटवर्क में आता है? देखिए, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब क्या होता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। क्लियर? और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जो ब्लूटूथ है ये किस नेटवर्क में आता है? ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चनिंग ही कर ले रही हूँ ताकि आप सभी को मतलब हो सकता है कि जो मैं पूछ रही हूँ वो एग्जाम में दे दे, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे ISP आप समझ गए होंगे कि यह एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्था होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 प्रश्न है कि कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, कीबोर्ड पर बटन दबाने की जो भी प्रोसेस होता है उसको हम की स्ट्रोक बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो की स्ट्रोक बोलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट 14 प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर पर कार्य स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी आपका कंप्यूटर है, आप कोई वर्क स्टार्ट करने जा रहे हो और उस वर्क के लिए आप जो जिस भी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल यही ये कह रहा है। तो किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया को हम लॉगिन कहते हैं या लॉगिन कहलाती है। जैसे आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया, मतलब आपको क्या करना है? किसी को मेल करना है। तो मेल करने से पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ पर अगर आपने पहले से ही ईमेल बनाया है तो सबसे पहले तो उसको लॉगिन करना होगा, तभी तो आप वर्क करेंगे। बिना लॉगिन किए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप व्हाट्सएप भी चलाते हो तो आपको सबसे पहले तो आपको अपना जो भी नंबर होता है उसको लॉगिन करना होता है। ठीक है, अगर आपने पहले ही मतलब अदर नंबर से बनाया तो आप लॉगिन करके सिंपली आप अपने व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। वो चाहे कुछ भी हो, ट्विटर हो तो ट्विटर का भी ID होता है तो लॉगिन करना पड़ता है, यूट्यूब हो तो यूट्यूब का भी जीमेल डाल के लॉगिन करना पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पे यही प्रश्न पूछा है कि जब कंप्यूटर पर आप कार्य स्टार्ट करते हो और कार्य स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, यानी वो उस प्रोसेस को हम लॉगिन कहते हैं। क्लियर? देखिए 15 आपका प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे काम करने जाते हैं, जब प्रारंभ होता है तो उसको हम लॉगिन बोलते हैं, और जब हमारा कंप्यूटर पर कार्य समाप्त हो जाता है तो उसको हम लॉगिन ऑफ बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से एक मेरा सवाल है कि जैसे ये पेज है, ठीक है, आप कंप्यूटर चलाते होंगे, हो सकता है नहीं भी चलाते होंगे, बट नॉर्मली क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब हम ये पेज को कंप्यूटर में या किसी भी जब हम पेज को नीचे करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या कंट्रोल प्लस डाउन का यूज़ करना होगा या कंट्रोल प्लस
अप का यूज करना होगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। यानी यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कंट्रोल प्लस अप करेंगे या कंट्रोल प्लस डाउन करेंगे, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। फाइनली चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 प्रश्न है कि वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है, बना रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आपने रोम रैम पढ़ा ना, उसी का उदाहरण है ये। 17 प्रश्न है कि पेन ड्राइव क्या होता है। तो पेन ड्राइव जैसे कि हर किसी के पास होता है। पेन ड्राइव में क्या होता है कि जो भी आपका डाटा होता है हम बहुत ही आसानी के साथ उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे पहले क्या था ना कि पहले मान लीजिए आप मूवी देखते थे तो उस टाइम आपको कैसेट का यूज़ करना बट अब देखो पेन ड्राइव में आप कोई भी मूवी आसानी के साथ रख सकते हो, और इतना वो छोटा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप उसको कहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये होता है पेन ड्राइव, ठीक है। अब पेन ड्राइव टीवी में भी इसका यूज हो जाता है, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी। तो USB के माध्यम से पेन ड्राइव को जोड़कर जो भी आपका स्टोरेज डाटा आपने स्टोर किया बहुत ही आसानी के साथ उसको देख सकते हो, जान सकते हो। क्लियर। 18 आपका प्रश्न है कि प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हो। वेरी वेरी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हो। देन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि जब दो कंप्यूटर में जो भी डाटा का ट्रांसफर होता है या संचारण होता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, ये जो भी होता है ये हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो सिंपल आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यानी नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है उसे ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है। सो फ्रेंड्स, प्रिंट आउट, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिंपल, अभी अगर हम बात करें, आप कहीं भी जाते हो कोई भी फॉर्म भरने के लिए या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट लगता है तो लोग क्या बोलते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ। क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट निकलवाओ। तो यही है कि जब प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो प्रिंट आउट। सिंपल। 20 आपका प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो यानी जब टेलीफोन के माध्यम से आप जो भी डेटा को संचारण करते हो उस व्यवस्था, यानी आप टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हो तो उसे हम टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या है। तो यूपीएस का पूरा नाम होता है, यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई। तो ये स्पेलिंग्स पे भी आप फोकस कीजिएगा। देखिए यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई इसका आंसर हो जाएगा। वायरस क्या होता है। तो वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो टफ नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है, यानी वैध नहीं होता, अवैध होता है, ठीक है, जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर क्या करता है, बुरा इफेक्ट डालता है। वेब पेज किसे कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ को वेब पेज कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी पेज होते हैं उसे ही हम वेब पेज कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या
संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो वेबसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेबसाइट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो वेबसाइट कहलाता है। जैसे कि हर किसी का मतलब वेबसाइट होता है, किसी ने किसी दूसरे फील्ड का वेबसाइट, किसी ने किसी व्यक्ति का वेबसाइट। जैसे कि अगर हम कहें तो आप क्रोम पे, गूगल पे किसी व्यक्ति के बारे में सर्च करना चाहते हो, तो वो जैसे नरेंद्र मोदी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आ जाएंगे। तो वो किसी व्यक्ति के बारे में वेबसाइट, किसी भी चीज, संस्था से संबंधित उपलब्ध विवरण को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वेबसाइट किसे कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछ के केवल वन लाइनर में पूछ दिया है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि वेबसाइट किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट पर जो भी इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण को ही हम क्या कहते हैं? तो वेबसाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा टफ ये प्रश्न है और आप आसानी के साथ इसको समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में अभी आप सभी को बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि किसी दो वेब ब्राउज़र का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये मोजिला फायरफॉक्स तो वेब ब्राउज़र है, लेकिन अगर हम कहें गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। मैंने अभी आप सभी से ये सवाल किया था कि जो क्रोम है, ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो गूगल है ये एक सर्च इंजन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब आप कहेंगे ये सर्च इंजन यानी गूगल और क्रोम में क्या डिफरेंट है? सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, जैसे आप गूगल ओपन करते हो, गूगल ओपन करने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, तो आप वहाँ पे लिखते हो कंप्यूटर। अब वो क्या करता है, गूगल क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट प्रदान कर देता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा आपको फेवरेट लगा, आप उस पर क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। अब जैसे कि ऐसा बहुत सारे ब्राउज़र हैं, ठीक है, जैसे क्रोम हो गया। तो जब आप किसी एक टॉपिक ऐसा होता है, जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे कर लेते हो, तो अगर आप किसी एक टॉपिक पे सर्च करते हो तो वो सीधे डायरेक्ट उसी पेज पर लेकर जाता है, उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। तो सर्च इंजन और ब्राउज़र में क्या डिफरेंट है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, मैं फिर से आप सभी को बता देती हूँ सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन यानी अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप सर्च कर रहे हो, तो सर्च इंजन क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक दे देता है। अब यूजर पे डिपेंड करता है कि कौन सा वो टॉपिक यानी जो भी उसको अच्छा लगे वो क्लिक करके और उस वेब पेज पर जाता है, यानी डायरेक्टली सर्च इंजन पर आप सभी को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, आप ब्राउज़र पे क्या करेंगे, कोई भी एक प्रकार का आप सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी पेज पर ले जाकर आपको बताएगा, तो वो एक प्रकार का ब्राउज़र होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है वेब ब्राउज़र का नाम लिखो। तो मैं अगर आपको कहूँ तो यहाँ पर अगर आप क्रोम लिखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। 26 प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया आसान बना देता है। यानी जो भी वेबसाइट होते हैं इसके माध्यम से हम एक्सप्लोरर के माध्यम से हम बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है? और फ्रेंड्स, आप सभी से हमारा ये प्रश्न है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और दूसरा कि डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। ये दो सवाल आप सभी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहले और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, इसका आंसर आप सभी कीजिएगा। यहाँ पे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज,
ठीक है, थोड़ा नाम अजीब है, याद कर लीजिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद देखिए 28 आपका प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है। सो फ्रेंड्स देखिए आधुनिक, अगर यहाँ आधुनिक पूछ दिया है ना, इसलिए आप चार्ल्स वेबर नहीं कीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक जो है वो है एलन ट्यूरिंग, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 29 आपका प्रश्न है माया क्या है तो यहाँ पे देखिए माया क्या है, तो माया एक 3 डायमेंशियल प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों एवं वीडियो गेम में विशेष प्रभाव इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है माया 3 डायमेंशनल, और इसका प्रयोग हम किसी भी चलचित्र वीडियो गेम में विशेष प्रकार का इफेक्ट डालने के लिए हम माया का यूज करते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। जैसे कोई भी सिलेबस होता है, जब आप उसका प्रेजेंटेशन करते हो तो उसमें कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं, ठीक है, आपने बहुत ही मतलब आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि कंपनी में, ऑफिस में, ठीक है, जो भी प्रस्तुतिकरण दिखाना होता है तो वो टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब वहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण किया जाता है। बट यहाँ पे केवल क्या पूछा है, श्रव्य सामग्री, जैसे कि रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ। पहले के ज़माने में रेडियो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है, अभी भी होता है बट बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पे पूछा है श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर रेडियो हो जाएगा और टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। इसका आंसर बहुत ज़्यादा मतलब कहे तो महत्वपूर्ण है और आसानी के साथ ये याद भी हो जाएगा। दूसरा है कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रव्य और दृश्य दोनों की बात करें, यानी सुन सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो सुन सकते हैं और देख सकते हैं, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्योंकि आप जो टेलीविज़न होता है उसमें आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कंप्यूटर जो हो गया उसमें आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब देखिए केवल दृश्य सामग्री पूछा होता तो आप क्या बताते, ठीक है, आप क्या बताते। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप जो भी वस्तु को देखते हो, ठीक है, जैसे आपका जो श्यामपट्ट होता है ना, वो आप देखते हो तो क्या हो गया, वो आपका दृश्य सामग्री हो गया। जिसको आप केवल सुन सकते हो वो क्या हो जाएगा, आपका रेडियो, वो श्रव्य सामग्री हो जाएगा। फिलहाल 2 क्वेश्चन तैयार हो गया आप सभी का, बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे थर्ड प्रश्न है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आखिरकार है क्या। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आपने टेलीविज़न का नाम सुना होगा, टेलीविज़न का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेलीविज़न द्वारा या टेलीफोन भी सुना होगा। तो टेलीविज़न द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों मतलब क्या होता है, तो जो भी सेमिनार होता है, ठीक है, उसको हम गोष्ठी बोलते हैं हिंदी में। तो टेलीविज़न द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज के टाइम में, मतलब अगर हम कहें तो, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना वो ICT पे बेस्ड है। जो भी कम्युनिकेशन होता है, क्या आखिरकार क्या माध्यम है, तो यहाँ पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का क्या हो जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो भी टेलीविज़न के द्वारा, टीवी के द्वारा जो भी सेमिनार कराए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपस में बात विचार करते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि वो एक साथ नहीं बैठे रहते हैं, वो टेलीविज़न के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर दे रही हूँ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही हो जाता है कि टेलीविज़न के द्वारा जो भी सेमिनार करवाया जाता है, जो भी बैठक करवाया जाता है, ठीक है, उसी को हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, आप साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ना मैंने देखा है कि
मतलब बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं कि बस वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 50% कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ शो होता है कि किसने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कौन ऐसे मतलब प्रशिक्षु हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमें कुछ मिलता नहीं लेकिन एक मोटिवेशनल होता है और आपको और अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने को भी एक कहें तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम के निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको किसने, क्योंकि आपने देखा होगा आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ निर्देश जरूर दिया होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने इसको डेवलप किया, किसने इसको विकसित किया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिडनी एल प्रेसी ने। किसने, तो सिडनी एल प्रेसी ने विकसित किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर हम कहें तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, अगर हम कहें तो दूसरे व्यक्ति से भी आप पूछ सकते हो कि प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो किसने डेवलप किया है, किसने विकसित किया है, तो सिडनी एल प्रेसी ने। ठीक है, फिर से आप एक बार नाम याद रखिए, सिडनी एल प्रेसी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सर्वप्रथम उन्होंने ही डेवलप किया था। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। यानी जो हमारा एजुकेशन का फील्ड है, हम ऐसे कौन कौन से माध्यम है, जैसे कि अभी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से यानी क्या एक माध्यम हो गया। और माध्यम आप किसके माध्यम से, तो आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से अभी आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। तो रेडियो, क्योंकि रेडियो के थ्रू भी आप बहुत ही अच्छी कहानी यानी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। टेलीविजन के माध्यम से तो मतलब कहना ही नहीं है, तो सब कुछ आज के टाइम में तो यही है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी आप जो भी कुछ भी है जान सकते हैं, देख सकते हैं। और टेप रिकॉर्डर में आप कुछ रिकॉर्ड करके और आप बाद में उसको प्रेजेंट यानी प्रस्तुतिकरण, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पहले से रिकॉर्ड करके और बाद में उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये शिक्षा में 4 उपयोगी माध्यम है जिसके थ्रू शिक्षा को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने 5 प्रश्न डिस्कस किया और आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो रहा होगा, क्योंकि हम इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जब आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को बस आप समझ लीजिए, आप एक बार समझ लेंगे तो फिर देखिए माइंड जब क्वेश्चन पूछेगा ना तब आप उसको आसानी, आप देखिए हमने टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिस्कस किया, अगर आप रट लेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो भूल जाता है। बट हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सबसे पहले तो आप नाम में ढूंढिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे टेली मतलब होता है टेलीविजन, टेलीफोन, ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिए। कॉन्फ्रेंसिंग आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आज के टाइम में तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होता है, यानी बहुत सारे व्यक्ति जुड़ जाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, टेलीविजन के माध्यम से जो भी सेमिनार आयोजित किया जाता है उसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जानते हैं। हमने ये जाना कि जो भी प्रोग्राम होता है उसका इंस्ट्रक्शन जो भी देता है उसका डेवलप कौन किए, तो सिडनी, ठीक है, सिडनी ने किया। ठीक, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए, तो रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोस्कोप और टेप रिकॉर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि स्टेटमेंट है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि स्टेटमेंट से रिलेटेड यूपी टेट में, सुपर टेट में पूछ लेता है। ठीक है, और नंद जी का ये स्टेटमेंट है, तो एक तरीके से कहें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पे ये जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यानी खेल के माध्यम से, ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करते हो ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है किसने दिया है, तो टीपी नंद जी का है। अब नेक्स्ट 7 प्रश्न है कि खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है। तो खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है, तो थॉमसन जी का है। ठीक है, अभी हमने देखा खेल रचनात्मक क्रियाओं का व्यापक
अभिव्यक्ति है किसने दिया, तो टीपी नन ने। और यहाँ पे ये थॉमसन जी का स्टेटमेंट है कि खेल कुछ मूल प्रवृत्ति देखिए फ्रेंड्स, हमने कल आई थिंक समावेशी शिक्षा में डिस्कस किया था कि क्या होता है एक जन्मजात जो आपका प्रवृत्ति होती है, जिसमें हमने देखा था हंसना, गाना, रोना, आदत। तो उसमें हमने क्या ऑप्शन किया था, आदत। तो यहाँ पर वही है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है, जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, वो रोता है, हंसता है, देखता है, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति है। मतलब उसको पहले से ही सब पता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं थॉमसन जी कि खेल कुछ मूल प्रवृत्ति क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है। ये कथन थॉमसन जी का है। 8वां प्रश्न है, उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी की शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया। सो फ्रेंड्स, इसको तो मतलब याद ही करना होगा, इसको अब समझना तो नहीं लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लूम्सडेन हो जाएगा, ग्लेसर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट हो सकता है कि ऐसा कभी टिपिकल कंडीशन आए और उसमें ये सवाल पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से उन विद्वानों के नाम जिन्होंने 20वीं सदी की शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया, तो लूम्सडेन हो जाएगा और ग्लेसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए 9वां प्रश्न है कि भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। तो भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा NCERT, ठीक है, NCERT, यहाँ पे लिख दे रही हूँ NCERT। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल फॉर्म जो हो जाएगा, N से होता है नेशनल, C से होता है काउंसिल, E से होता है एजुकेशन, R से होता है रिसर्च, T से होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। सो फ्रेंड्स NCERT उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ और बड़ौदा। देखिए 10 प्रश्न है कि किसका कथन है कि शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। ये स्टेटमेंट किसका है, तो रॉबर्ट M. गेने जी का है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। ये स्टेटमेंट किसका है, तो रॉबर्ट N. गेने का है। 11 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है शैक्षिक तकनीकों को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट शिव के मित्र, देखिए ये तो आपको याद करना ही होगा क्योंकि स्टेटमेंट है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब कॉन्फ्रेंसिंग। तो सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना ही कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी मतलब सिंपल कॉन्फ्रेंसिंग का जब 2 व्यक्ति आपस या 3 व्यक्ति जब आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है, विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद जो भी उद्देश्य होता है, ठीक है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इजी है, आसानी के साथ हो जाएगा। 13 प्रश्न है कि यहाँ पे कि संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। सो फ्रेंड्स संचार, कम्युनिकेशन, संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है, तो संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें पहला होता है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा होता है मुद्रित प्रणाली, तीसरा होता है रेडियो प्रसारण, चौथा होता है दूरदर्शन और 5वां होता है इंटरनेट। तो संचार प्रौद्योगिकी के कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है और आपको ये अब भी याद कर लेना होगा। सबसे पहले तो पहला प्रश्न ये कि संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और इंटरनेट, ठीक है।
चलिए 14 प्रश्न है कि संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। तो सूचनाओं का तीव्र, हमने अच्छे से डिस्कस किया था, प्रौद्योगिकी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण, प्रसारण करने वाली तकनीक की ही क्या है, संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। 15 प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन, यानी केवल मौखिक रूप से कोई भी बात बताई जाती है तो लाउड स्पीकर हो जाएगा मोबाइल। सिंपल, आपने मोबाइल देखा होगा, तो जैसे आप वॉइस कॉल करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे केवल आवाज़ आप सुन सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आप पे कि आप आवाज़ सुनना चाहते हो या वीडियो कॉल, यानी जो भी आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति पूछा है कि दो साधन कौन कौन से हैं, तो लाउड स्पीकर हो जाएगा और मोबाइल हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज जी है। संचार किसे कहते हैं, तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संचार है। BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, अनुबोधन किसे कहते हैं। आई थिंक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अनुबोधन आई थिंक हो सकता है आपने पहली बार नाम भी सुना होगा। तो अनुबोधन यानी छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसे अनुबोधन कहते हैं। यानी बहुत आपने देखा होगा कि जब कुछ दिखाकर पढ़ाया जाता है, जैसे श्यामपट्ट पे ही हम कहें, तो वो क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं या शुद्ध उत्तर नहीं दे पाते, उसमें समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनको कि अनेक प्रकार के जैसे कुछ भी दिखाया जाता है, ये बताया जाता है, संकेत इंडिकेट किया जाता है, सहारा लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबोधन। ठीक है। अनुक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उसे अनुबोधन कहते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी अनुबोधन हमने डिस्कस किया, ये अनुक्रिया हो जाएगा यहाँ पे कि जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, ठीक है, यानी समझकर, ठीक है, तो ये अनुक्रिया हो जाता है। CD क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। रोम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख लीजिएगा कि रोम का दूसरा नाम फर्मवेयर भी है। ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, बट अभी याद नहीं, लेकिन फर्मवेयर ऐसा ही कुछ कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आए कि रीड ओनली मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो फर्मवेयर। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इसको, इस मेमोरी में हम जो भी डाटा है हम इसको केवल पढ़ सकते हैं। प्रौद्योगिकी से यानी टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। ठीक है, माध्यम है एक। सर्वर का अर्थ क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा, अगर कहे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। DLED 2016 और DLED 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, सर्वर का क्या अर्थ होता है, तो सर्वर सेवकों का नेटवर्क है, यानी यूजर का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। सिंपल एक नेटवर्क होता है, जो भी मतलब सूचना होता है इसको आप आदान प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुनना भी होगा कि सर्वर डाउन है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है, तो यहाँ पे ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो फुल ड्यूप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है, यानी एक ही समय के साथ, ठीक है, वन टाइम में ही जो भेजता है और जो प्रदान करता है, ठीक है, उसी को हम फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब यही हो जाता है कि जब कोई सूचना एक ही समय में प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स मोड बोलते हैं। उसके बाद देखिए 25 प्रश्न है कि सर्च इंजन क्या है। BTC 2016, 2018 और DLED 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और मैंने आप सभी को बताया भी था। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। अगर बात करें यहाँ पे जो क्रोम है वो क्या सर्च इंजन है,
आंसर एस और नो में आप कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया था, बहुत ही अच्छे से। गूगल तो एक सर्च इंजन है और साथ में क्योंकि गूगल का ही रूप है वेब क्रोम ब्राउज़र, तो आप बता सकते हैं। अभी मैंने हिंट बोलते बोलते बोल भी दिया, आप समझ भी गए होंगे, आप आंसर कर सकते हो ऐसे। सो यहाँ पे देखिए 26 प्रश्न है कि DBMS का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इजी। हैकर्स क्या है लिखिए, BTC 2000। और हैकर्स जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने बस में, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। कर लेता है तथा कंप्यूटर की सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, वो हैकर्स कहलाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि किसी की आईडी को चुरा लेना, ठीक है, उसमें कुछ भी पोस्ट कर देना, क्योंकि वो क्या चुरा लिया तो वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने बस में कर लेते हैं, उसी को हम हैकर्स कहते हैं। 28 प्रश्न है कि कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या है, BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि यानी वृद्धि की है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था, अब केवल 2 व्यक्तियों के द्वारा एक घंटे में। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से हमारा काम आसान तो हो गया, लेकिन अगर हम कहें तो जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, जहाँ पे पहले क्या होता था कि किसी काम को करने के लिए हमें 20 व्यक्तियों की नीड पड़ती थी, बट अब हम केवल 2 व्यक्तियों के से ही हम काम कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो ना कि जो अदर व्यक्ति बच जाते हैं वो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर आने से या जो कुछ भी हमारा माध्यम कंप्यूटर आया तो इससे लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए या और अच्छा हुआ, उनको रोजगार मिला, लेकिन बहुत कम व्यक्तियों को, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो काम को आसान कर देता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 29 है कि सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। तो सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है लीगल होना चाहिए, यानी उस पर विश्वास किया जा सके। ऐसी सूचना ना हो जिस पे विश्वास ही, जैसे कि आज 1 अप्रैल है तो बहुत सारे लोगों ने अप्रैल फूल इस तरीके से, तो वो उस पर विश्वास, या अगर कहें तो एक दिन बनाया जाता है, बट हर एक दिन का सूचना मतलब ऐसा ना हो कि फेक ही हो, ठीक है। तो सूचना जो भी हो वो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए और सूचना में पूर्णता होनी चाहिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है। और देखिए 30 प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ, तो 1995 में हुआ था, ठीक है। इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो इंटरनेट के प्रमुख भाग जिसमें मुख्य कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडेम क्या होता है, इंटरनेट इसी के थ्रू चलता है, ठीक है। डीमोडुलेटर इसके नाम से भी जानते हैं हम लोग। मोडेम हो गया, नेटवर्क हो गया, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, ये इंटरनेट के मुख्य भाग है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मतलब इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। 32 प्रश्न है प्रोटोकॉल क्या होता है, BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रोटोकॉल जैसे PDF का हो गया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल होता क्या है, तो जो भी प्रोटोकॉल होता है वो नियम तथा निर्देशों का समूह होता है, ठीक। आपने सुना भी होगा कि आपके पास ये प्रोटोकॉल है, आपके पास नियम निर्देश हैं, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है।
शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा रेडियो की विशेषता क्या है। तो शिक्षा रेडियो की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। अधिगम को मतलब इजी बना देती है, पहुंच में आसान होता है, सीधा अनुदेशन होता है, विचार शक्ति में वृद्धि होती है और प्रेरणात्मक सुविधा भी। शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य जिसमें विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना और बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवन में रुचि लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ये हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आसानी के साथ आप सभी को याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर